नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश की सारी ताज़ा खबरें, तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली खबर। अंडमान को मिली कनेक्टिविटी की सौगात, पीएम मोदी बोले टूरिस्ट स्पॉट्स के तौर पर होगी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंडमान निकोबार को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की सौगात दी। ये फाइबर केबल चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर बिछाई गई है, जिसकी मदद से अंडमान में अब इंटरनेट की स्पीड काफ़ी तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि करीब 1.5 साल में इसका काम पूरा कर दिया जाएगा। 15 अगस्त के जश्न से पहले ये लोगों के लिए उपहार है। पीएम ने कहा कि समुद्र में सर्वे किया गया है। केबल को बिछाना और उसकी क्वालिटी मेंटेन करना आसान नहीं था। बरसों से इसकी ज़रूरत थी, लेकिन काम नहीं हो पाया। पीएम ने कहा है कि कोरोना संकट भी काम को पूरा होने से नहीं रोक पाया। देश के इतिहास के लिए अंडमान से जुड़ना और कनेक्टिविटी देना देश का दायित्व था। हमारी कोशिश है कि देश के हर नागरिक की दिल्ली और दिल से दूरियां खत्म कर दी जाए, यह हर व्यक्ति सुविधा पहुंचाई जाए। मोदी ने यह कहा है कि इस प्रोजेक्ट से अंडमान के लोगों को ईज ऑफ लिविंग की सुविधा मिलेगी, साथ ही डिजिटल इंडिया के सभी लाभ मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना का कहर। भारत में पहली बार 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मौतें। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार रिकॉर्ड बन रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत के आंकड़े में सबसे बड़ा उछाल आया है। देश में पहली बार एक दिन में इस महामारी से 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार की सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार को भारत में कोरोना के 44,386 नए मामले सामने आए हैं और 1007 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 44,386 पहुँच गई है। भारत में कोरोना के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 1007। पिछले 24 घंटों में संक्रमितों की संख्या 44,386 है। कोरोना के कुल मामले 22,15,075 है। कुल मौतें 44,386 हो चुकी है। कुल एक्टिव केस 6,34,945 है और ठीक हुए मरीजों की संख्या 15,35,744 है। झारखंड के मुख्यमंत्री का आवास कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। सीएम आवास में अब तक लगभग 100 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार का 2 बार कोरोना टेस्ट हो चुका है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश में मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना से अभी तक एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। दुनिया में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरीजों की संख्या 2 करोड़ के करीब पहुंच गई है। जल्द ही ये आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर जाएगा। वहीं दुनिया के 213 देशों में कोरोना 7,30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 51.5 लाख को पार कर गई है। वहीं ब्राज़ील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच गया है। यूरोप में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटों में यहां करीब 23,000 नए मामले सामने आए। सबसे ज़्यादा मामले रूस और स्पेन में पाए गए हैं। इस बीच न्यूजीलैंड में कोरोना मुक्ति के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी कर्मचारी के लिए एफडी से बेहतर है यह निवेश विकल्प, दे रहा है ज़्यादा मुनाफा। नई दिल्ली, सरकारी कर्मचारियों के लिए निवेश एक चुनौती है। रिटायरमेंट के बाद हर एक सरकारी मुलाजिम ज़्यादा से ज़्यादा आय चाहता है। नेशनल पेंशन सिस्टम सरकारी कर्मचारियों के लिए निवेश का सबसे बड़ा और बेहतर विकल्प है। एनपीएस में बैंक के फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। 2004 की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में अब कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट का कहना है कि एनपीएस एक बेहतर विकल्प है। इसमें दिया जा रहा एन्युटी विकल्प इसे बेहतर बनाता है। इस स्कीम में निवेश से आपको पैसे को बढ़ने का ज़्यादा मौका मिलता है। अगर कोई एनपीएस में 50-50 विकल्प चुनता है, जिसमें आधा पैसा डेट में और आधा इक्विटी में लगाया जाता है, तो निवेशक को डेट से 8% रिटर्न मिलता है। एनपीएस में निवेश करने वालों को 10% तक रिटर्न मिल सकता है। एनपीएस स्कीमों में निवेश में आने वाले रिटर्न पर एसईबीआई के रजिस्ट्रेड टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट मणिकरण सिंघल का कहना है कि एनपीएस स्वैच्छिक निवेश स्कीम है। सिंघल के मुताबिक एनपीएस में 8 फंड मैनेजर हैं। निवेशक अपने निवेश के 60% हिस्से के लिए एन्युटी विकल्प चुन सकते हैं। यह विकल्प चुने जाने के बाद निवेशकों के रिटायरमेंट पर अपने कुल निवेश का 60% रिटायरमेंट पर निकाल सकता है।
ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, जबकि बाकी में 40% पैसे के जरिए निवेशक का पेंशन दी जाती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नए सुरक्षा कानून के बहाने चीन का अत्याचार, हांगकांग के मीडिया टाइकून को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद से हांगकांग में असहमतिपूर्ण आवाज़ों को बंद करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बार एक मीडिया टाइकून पर चीनी सरकार की नज़र पड़ी है। मीडिया टाइकून और चीनी कम्युनिटी पार्टी के कट्टर आलोचक जिम्मी लाई को विदेशी देश के साथ मिली भगत के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाई चीनी शासित शहर में सबसे प्रमुख लोकतंत्र कार्यकर्ताओं में से एक है और ब्राज़ील के एक उत्साही आलोचक है, जिन्होंने 30 जून को हांगकांग पर व्यापक कानून लागू किए जाने को लेकर पश्चिमी देशों से निंदा की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं बॉलीवुड की बड़ी खबर की ओर। रिया चक्रवर्ती भाई शौविक और पिता ईडी के दफ्तर पहुंचे, हो सकते हैं अहम खुलासे। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती भाई शौविक और पिता आज सुबह ईडी के दफ्तर पहुंचे। तीनों से ईडी सुशांत सिंह केस के बारे में पूछताछ करेगी। दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ संभव है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने रिया पर 15 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। इसी मामले में रिया से शुक्रवार को 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पिछले कई दिनों से जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ की, उससे जल्द ही कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। इससे पहले शनिवार को शौविक चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ, जो 18 घंटे से ज़्यादा चली थी। शौविक ने ईडी से जो पूछताछ की उसमें कुछ तो काला है। इस वजह से मीडिया लगातार पूछती रही, लेकिन वो बिन किसी सवाल के जवाब दिए कार में बैठकर चले गए। शौविक शनिवार को सुबह 11 बजे मुंबई में ईडी ऑफिस पहुंचे थे और रविवार को सुबह करीब 6:25 पर वहां से निकले थे। 7 अगस्त शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से लगभग 8.5 घंटे तक प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी। सूत्र बताते हैं कि ईडी अब तक रिया, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के अलावा सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ कर चुका है। किसी भी फिल्म की कहानी की तरह सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में पकड़ी गई 1000 करोड़ रुपए की ड्रग्स, अफगानिस्तान से लाई गई थी ये हीरोइन। नवी मुंबई पोर्ट से 1000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। यह ड्रग्स अफगानिस्तान से ईरान के जरिए लाई गई थी। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। जांच एजेंसियों के मुताबिक तस्करों ने ड्रग्स को प्लास्टिक के पाइप में छुपा कर रखा था और उसे इस तरह से पेंट किया था कि वह बांस जैसे लग रहे थे। तस्करों ने इसे आयुर्वेदिक दवा बताया था। ड्रग्स के इंपोर्ट के कागजात तैयार करने वाले 2 कस्टम हाउस एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 4 अन्य लोगों को, जिसमें एक इंपोर्टर और फाइनेंसर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को आज मुंबई लाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ की डीएम का फेसबुक अकाउंट हैक, अस्पताल की मनमानी को लेकर डाली गई पोस्ट। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का फेसबुक अकाउंट रविवार देर रात को हैक कर लिया गया। अकाउंट हैक एक अस्पताल की ओर से कोरोना मरीज से मोटी रकम लिए जाने की बात पोस्ट की गई है। मामला संज्ञान में आते ही डीएम ने हजरतगंज थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। वोडा आइडिया के सीईओ बोले, बाजार में टिकना मुश्किल, 2G को बंद करना सही नहीं। टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनी वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की तिमाही में 25,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ है। तिमाही नतीजों के बाद अब वोडाफोन आइडिया के सीईओ रविंद्र ठक्कर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर के प्रति ग्राहक औसत राजस्व काफ़ी कम है और इसके आधार पर आप बाजार में टिक नहीं सकते हैं। टक्कर ने कहा है कि बाजार में अभी शुल्क वृद्धि को झेलने की क्षमता है। इसके क्षेत्र में संरचनात्मक मुद्दों को हल किया जा सकेगा और दूरसंचार कंपनियों को बेहतर रिटर्न मिल सकेगा। टक्कर ने कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर का प्रति ग्राहक राजस्व काफ़ी दबा है। यह सभी खिलाड़ियों के लागत ढांचे से भी नीचे है। उद्योग की कुल सेहत सुधारने के लिए शुल्कों में बढ़ोतरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि हर कोई इस बात को जानता है कि लागत से कम मूल्य और भारी छूट के साथ असीमित वॉइस और डेटा प्लान की पेशकश से दूरसंचार उद्योग को काफ़ी घाटा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की बड़ी तमाम खबरें। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रोज़ बड़ी नई खबरें मिलती रहे। धन्यवाद।